जी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम चेंज इन एनर्जी निकाल रहे थे, जिसको हम डेल्टा ई के साथ रिप्रेजेंट करते थे। डेल्टा ई, जिसे हम चेंज इन एनर्जी कहते हैं, ये क्या होती है? E2 माइनस E1। अब यहाँ पर E2 और E1 क्या है? E1 वो वाली एनर्जी है, वो वाला एनर्जी लेवल है जहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जब हमने लास्ट पोस्टुलेट में पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट से जंप करता है हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा, अब्जॉर्व करेगा। ठीक है जी। और जब वो हायर और एनर्जी वाले ऑर्बिट से जंप करेगा लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। ये इसे हम कहेंगे चेंज इन एनर्जी। तो अब जब हम देखते हैं कि कहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, वो है E1, और कहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन ने जंप किया उसे हम कहेंगे E2। ठीक है जी। सपोज़ हम बात करते हैं कि थर्ड N1 पर जो है फर्स्ट ऑर्बिट में, जिसका एनर्जी लेवल था 1 किलो जूल, हमने सपोज़ किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कितनी एनर्जी है? 1 किलो जूल। अब E2 कहाँ तक गया? वो थर्ड ऑर्बिट तक गया, जिसकी एनर्जी लेवल है 3 किलो जूल। ठीक है, E2 कौन सा होगा फिर? N2, ये N3 वाला है, जिसकी एनर्जी लेवल है 3 किलो जूल। ठीक है जी। हम इसको माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आंसर आया? 2 किलो जूल। 2 किलो जूल हमारे पास आया है। 2 किलो जूल का मतलब है कि जो N1 ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, जब वो 2 किलो जूल की एनर्जी ऑब्टेन करेगा, अब्जॉर्व करेगा, तो वो कहाँ जाएगा? जो सपोज़ 2 किलो जूल की उसने पहले उसके पास 1 किलो जूल थी, 2 किलो जूल उसने अब्जॉर्व कर ली, टोटल कितनी होगी? 3 किलो जूल। तो वो कहाँ पर जाएगा फिर? 3 किलो जूल वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह इससे हम फाइंड आउट चेंज इन एनर्जी को फाइंड आउट करने का तरीका है। सिमिलरली एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट की तरफ जाता है, तो तब क्या आंसर आता है? सपोज़ अब यहाँ पर जब हायर से लोअर की तरफ जाना है, तो हमारे पास E1 क्या है? जहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो N4, और E1 यहाँ पर हमारे पास N4 है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। E1 N4 है। N4 की कितनी एनर्जी लेवल है? 4 किलो जूल। एनर्जी कितनी है? 4 किलो जूल। अब इसने जाना है सपोज़ N1 के पास जाना है। ठीक है, N1 वाले ऑर्बिट में जाना है। तो N1 वाले ऑर्बिट में जाएगा तो E2 क्या होगा फिर? E2 N1 की कितनी एनर्जी है? एनर्जी लेवल कितना है? 1 किलो जूल। तो E2 हमारे पास 1 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हम माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, -4 में से +1 माइनस किया हमने, तो कितना आंसर आएगा? -3 किलो जूल। ठीक है। अब ये इसके साथ जो है ये 3 किलो जूल एनर्जी जो है वो अब्जॉर्व या रिलीज़ करेगा। यहाँ पर ये माइनस जो लग रहा है, इसका मतलब है ये रिलीज़ करेगा। जब ये हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी की तरफ जाएगा, तो ये उतनी ही एनर्जी रिलीज़ करेगा जितनी इसके पास एक्स्ट्रा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 4 किलो जूल इसके पास ऑलरेडी थी, अब इसने 1 किलो जूल वाले के पास जाना है, तो इसके पास एक्स्ट्रा कितनी है? 3 किलो जूल। तो वो इसे रिलीज़ कर देगा 3 किलो जूल को, और ये माइनस जो है ये शो कर रहा है कि ये एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह हम फर्दर देखते हैं कि डेल्टा E जो है चेंज इन एनर्जी इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1 इज़ इक्वल टू H इंटू न्यू क्या है? यहाँ पर H क्या है और न्यू क्या है? H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड। ठीक है जी। और न्यू क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मीन्स कि कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है लाइट वो मूव करती है।
ये आप लोग नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में जाकर इसको इन डिटेल पढ़ोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट और ये सारा कुछ क्वांटम थ्योरी जो है मैक्स प्लैंक्स की, उसी में इसने ये अपना जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में बताया था, न्यू के बारे में बताया था, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये आप लोग उधर इन डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है जी। अभी जस्ट इतना आप याद रख लें कि डेल्टा ई जो है वो E2 माइनस E1 के बराबर होता है, या फिर जो डायरेक्टली है वो H इंटू न्यू के बराबर भी होता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन और फिफ्थ जो है पोस्टुलेट वो ये था, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एक मोमेंटम, जब कोई मूविंग बॉडी होती है, पहले आप देखें कि मोमेंटम क्या चीज़ है। मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ मूविंग बॉडी। कोई जो चीज़ मूव कर रही है, वो चाहे स्ट्रेट में मूव कर रही हो या सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, तो उसका कोई ना कोई मोमेंटम होता है, जिसको हम क्वांटिटी कहते हैं, जिसको हम मेजर करते हैं मोमेंटम को। सपोज़ हमारे पास स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ मूव कर रही है, यहाँ से मूव की यहाँ तक मूव कर रही है, ठीक है जी। तो अब ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसकी हम कोई क्वांटिटी जानना चाहते हैं कि इस मोशन की क्वांटिटी क्या है, तो उसको हम मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम को हम p के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला है मैस इंटू v। मैस क्या है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका वज़न, उसका मैस, ठीक है जी। जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका मैस हो गया, इनटू मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वी क्या है, वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। जब हम वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैस और वेलोसिटी को, तो हमारे पास जो है वो उसका मोमेंटम आ जाएगा, उसकी क्वांटिटी आ जाएगी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन की, ठीक है जी। तो इसको हम मोमेंटम कहते हैं। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्बिट में, वो अपने फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम के साथ जो है वो रिवॉल्व करते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अगेन ड्रा कर लेते हैं कि ये हमारे पास सपोज़ एक एटम है जिसका हमें पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है जी। सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये इसका शेल है, ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिमूव करेगा इस ऑर्बिट में। सपोज़ यहाँ से हमने इसका रेडियस देखा, वो ये था, ठीक है। जब ये रिवॉल्व करके यहाँ पर आ गया, मूव कर रहा है ना, जब रिवॉल्व करके ये यहाँ पर आ गया, तो अब इसका जो है रेडियस आपस में कोई ना कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, एक दूसरे के एंगल बना रहा है। पहले हमने देखा तो इसका ये था, ये रेडियस था, दूसरी दफ़ा हम जब देखा तो ये आपस में एंगल बना रहा था। अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता, ये इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता, तो तब क्या एंगल कोई बनाता? नहीं बनना था, ठीक है। अब जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा, ये एंगल्स बनाता जाएगा हर दफ़ा। अगर हम इसको इसके साथ देखें तो एंगल डिफरेंट है, अगर हम यहाँ से इसके साथ देखें तो एंगल डिफरेंट है, अगर हम जस्ट इसको और इसको देखें तो एंगल डिफरेंट है, ठीक है जी। इस तरह ये एंगल्स बनाता जाएगा जैसे जैसे ये रिवॉल्व करेगा सर्कल में। तो इसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर मोमेंटम को हम जस्ट mv के साथ रिप्रेजेंट करते थे, और एंगुलर मोमेंटम को जो है वो हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है हमारे पास mv/r। आर क्यों आया यहाँ पर? लीनियर मोमेंटम जो है वो जस्ट mv के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके फार्मूला निकालते हैं। और एंगुलर मोमेंटम जो है mv साथ में r भी मल्टीप्लाई करते हैं। r क्या चीज़ है? जिस सर्कल में वो रेडियस, जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है उसका रेडियस। r क्या चीज़ है? जिस सर्कल में वो मूव करेगा उसका रेडियस। अब उसने कहा कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम निकाल सकते हैं n इंटू h हमें पता है ऑलरेडी क्या है, 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड जो है h की वैल्यू होती है। n हम देखते हैं n क्या चीज़ है? n है हमारे पास कि किस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है, मींस नंबर 1 में रिवॉल्व कर रहा है, नंबर 2 में रिवॉल्व कर रहा है, नंबर 3 में रिवॉल्व कर रहा है, या नंबर 4 में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है डिवाइडेड बाय 2 का हमें पता है, पाई क्या होता है 3.14 इसकी वैल्यू होती है, या फिर इसकी हम निकाल देते हैं
22/7, ठीक है जी। तो इसको हम पाई से वैल्यू निकालेंगे। सपोज़ अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं थर्ड ऑर्बिट का, क्या करेंगे हम एन में क्या एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, थर्ड 3, एच की वैल्यू क्या पुट करेंगे 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है जी। और 2 पाई की क्या पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 × 3.14, ठीक है जी। तो इसको हम टोटल को जो है वो मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर n वही है कि क्या है, इज़ अ क्वांटम नंबर, मींस कि ऑर्बिट नंबर, जिस क्वांटम नंबर जिस हमने कहा था एनर्जी लेवल जो है या फिर फिक्स्ड एनर्जी लेवल या ऑर्बिट नंबर जो है जिसमें ये रिवॉल्व कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, हैविंग वैल्यूज़ 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मींस कि जितने ऑर्बिट होगा, सपोज़ अगर n1 है, एक ही ऑर्बिट है तो हम n1 लेंगे, 2 ऑर्बिट है तो हम n2 भी ले सकते हैं, n1 भी ले सकते हैं, 3 है तो हम तीनों में से कोई n की वैल्यू ले सकते हैं, 4 है तो हम चारों में से n की कोई ना कोई वैल्यू ले सकते हैं। इसी तरह सो ऑन, जो भी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये ऑर्बिट्स, हम उनकी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है जी। क्वांटम्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्वांटम क्या है। क्वांटम मींस फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। इसीलिए हमने ऑर्बिट्स को क्वांटम का नेम दिया, क्वांटाइज्ड का नेम दिया कि इनकी जो है हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। जैसे कि हमने सपोज़ किया था कि n1 है, तो सपोज़ हमने ये किया था कि इसकी अपनी फिक्स्ड एनर्जी कितनी होगी, सपोज़ 1 किलो जूल, ठीक है। n2 है तो इसके लिए हमने सपोज़ किया था इसकी हो सकती है कि जी 2 किलो जूल, ठीक है। n3 है, इसकी हमने सपोज़ किया था कि इसकी 3 किलो जूल होगी। इस तरह हर ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी लेवल है, ठीक है। क्वांटम इसको हम कहेंगे, क्वांटाइज्ड इसे कहेंगे, फिक्स्ड एनर्जी लेवल, ठीक है। इट इज़ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी डैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। और ये इस सूरत में भी हम कह सकते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन की जब ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी है, तो जो इसके अंदर रिवॉल्व करने वाले और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी यही एनर्जी लेवल हो जाएगा जो उस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर ये कहता है कि जब ये एमिट या रेडिएट करेंगे तो जब जिस तरफ ये मूव करेंगे उतनी ही एनर्जी या तो रिलीज़ करेंगे या फिर अब्जॉर्व करेंगे। अगर तो ये लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहे हैं तो इन्हें अब्जॉर्व करनी पड़ेगी उतनी एनर्जी अटेन करने के लिए। अगर ये हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं तो इनको रिलीज़ करनी पड़ेगी उतनी लोअर ऑर्बिट वाली एनर्जी अटेन करने के लिए, ठीक है जी। अब हम देखते हैं डिफरेंस जो हमें रदरफोर्ड ने थ्योरी दी थी और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी जो है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें क्या जो है वो ज़्यादा हमें ऑथेंटिक चीज़ लगी, जो ज़्यादा जो है अप्रूव्ड चीज़ लगी, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो रदरफोर्ड ने ये कहा था अपने मॉडल में, इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में इसने ये कहा था कि ये जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता क्या करेगा, क्लासिकल रिवॉल्व करता करता हर वक्त अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता रहता है और रिवॉल्व करता करता एट द एंड न्यूक्लियस में जाकर फॉल कर देगा, ठीक है जी। ये इसकी क्लासिकल थ्योरी थी। लेकिन बोहर ने क्या थ्योरी दी, इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। इसने क्वांटम पे बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड एनर्जी के साथ, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता है, बल्कि ना कि वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ नहीं करता। अगर वो एनर्जी रिलीज़ करेगा या अब्जॉर्व करेगा, उसकी कोई रीज़न होगी कि अगर अब्जॉर्व करने की रीज़न ये हो सकती है कि हमने बाहर से उसको जो है वो एनर्जी दी, उसने अब्जॉर्व की और वो हायर लेवल की तरफ चला गया, ठीक है। और कोई ऐसी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से उसने एनर्जी जो है वो रिलीज़ की और वो जंप करके लोअर लेवल की तरफ चला जाएगा, ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इसने रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। यही बात जो है आलमोस्ट उसने बोहर्स ने भी कही थी, लेकिन उसने इसमें साथ इजाफा ये कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी,
ठीक है। उसने ये कहा था, रदरफोर्ड का ये कहना था कि ये रिवॉल्व करते हैं लेकिन कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करते हैं और एट द एंड क्या हो जाता है, न्यूक्लियस में जाकर फॉल कर जाते हैं, न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। लेकिन बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है लेकिन फिक्स्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता है, हर वक्त ये रिलीज़ या अब्जॉर्ब नहीं करता एनर्जी। ठीक है, इसकी अपनी एक फ़िक्स्ड एनर्जी होती है जो कि उस ऑर्बिट की एनर्जी होती है, वही इसकी एनर्जी होती है उस वक्त। नेक्स्ट थर्ड इसने बात की थी रदरफोर्ड ने कि नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वाज इंट्रोड्यूस। उसने अपने मॉडल में उसको पता ही नहीं था कि ऑर्बिट भी कोई चीज़ होती है या नहीं, मींस के फिक्स्ड ऑर्बिट होता है। उसने सिंपली ये कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता क्या होगा, न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। लेकिन जो है बोहर ने बताया कि ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम, मींस कि मोमेंटम मोशन को कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन को किसी भी मूविंग बॉडी की मालूम करने के लिए। और फिर उसने कहा कि ऑर्बिट जो हैं उसकी एंगुलर मोमेंटम होता है क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके सर्कल में मूव कर रहा होता है। तो हम जब सर्कुलर मूविंग बॉडी की हम बात करेंगे तो उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट फोर्थ की हम बात करते हैं। उसने कहा था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इसका है ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। इसका जो मॉडल था वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। जैसे हमने स्पेक्ट्रम की बात की थी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूस एनर्जी रिलीज़ करेगा, कॉन्टीन्यूस एनर्जी रिलीज़ करने की वजह से जिस पाथ से ये गुज़रेगा वहाँ पर ये अपने निशानात छोड़ता जाएगा, जिसको हम कहा था हमने ये स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। इसकी एग्जांपल हमने ली थी कि जैसे रॉकेट जो है वो बादलों से गुज़रता है और गुज़रते हुए पीछे धुएँ के निशानात छोड़ता जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि रॉकेट का रास्ता कौन सा था। सिमिलरली जब ये इसका रदरफोर्ड का कहना था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है और कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हुए जो है वो पीछे अपना कह लेंगे निशानात छोड़ता जाता है, जिसको स्पेक्ट्रम का नाम हमने दिया था। जिस रास्ते से ये गुज़रेगा उस तरह के ये निशानात छोड़ता जाएगा। इसीलिए उसने कहा था कि जो स्पेक्ट्रम बना है वो भी कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बना है क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। ठीक है जी। लेकिन बोहर का ये कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है एक ही ऑर्बिट में। जब तक उसको एनर्जी जो है वो मिले या उसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो, तब तक वो एक ही जो है वो एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता रहता है। जब एक ही एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा तो वो उसके निशानात उसके जो है वो भी एक ही जगह पर पड़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा वो डिफरेंट, ये अलग से लाइन बनी। इस तरह यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी अलग से लाइन बनेगी। इसी तरह थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनके अलग से निशानात बनेंगे। तो इस तरह हमने इसको कहा कि ये लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिफरेंट लाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला जो है उसने बात की थी रदरफोर्ड ने कि एटम जो है वो कोलैप्स कर जाता है। क्यों कोलैप्स कर जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं किसी एटम के पास वो सारे के सारे कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते करते एट द एंड न्यूक्लियस में जाकर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से एटम कोलैप्स कर जाता है। लेकिन बोहर ने ये कहा था कि एटम जो है वो कोलैप्स नहीं करता बल्कि एग्जिस्ट करता है, रहता है, बाकी रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस एनर्जी रिलीज़ नहीं करते और ना ही ये जाकर न्यूक्लियस में गिरते हैं, जिसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं करता। ठीक है जी। ये हमारा आज का बच्चे लेक्चर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।